बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे महफूज होंगे। जनाब शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का। और बहुत सारी बातें करनी हैं जो कि नई डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका ईरान जो जंगबंदी है उस पर। इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। तो जनाब, जो जंगबंदी के लिए तजावीज़ भिजवाई गई थी ईरान की जानिब से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वाइट हाउस में सेहत से मुतल्लिक इजलास में अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बेईमान करार दिया और कहा कि ईरान बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करता है। ईरान के मुज़ाकरातकार मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पेश करने के बाद उनसे पीछे हट जाते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, जबकि तेहरान की तजावीज़ नाकाबिल कबूल और गैर संजीदा हैं। और उधर अमेरिका ने अपनी इंतहाई खुफिया जौहरी आबदोज़ की मौजूदगी पहली बार एलानिया जाहिर कर दी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ की जिब्राल्टर आमद की तस्दीक कर दी। ईरान की जंगबंदी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद आबदोज़ की खबर सामने आई। और दूसरी जानिब ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ का ये कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज देते हैं। ईरान हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस अब भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान ईरान अमरीका में बाज़ाब्ता सालिस के तौर पर किरदार जारी रखे हुए है। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से जॉर्ज साहब बात हम कर रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान की हालिया तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने अपना ये बयान जारी किया जिसका भी हमने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और ये नाकाबिल कबूल है, जिससे एक चीज़ तो क्लियर होती है थोड़ी बहुत कि वाशिंगटन फ़िलहाल एक सख्त गिर किस्म का मौक़िफ़ अपनाए हुए है। इस सारी सूरत हाल में अच्छी बात यह है कि ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है इस्माइल बक़ई, जिनका बयान मैंने अभी सुनाया, कि वो ये कहते हैं कि सफारतकारी का रास्ता अब भी खुला है, तो तेहरान इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। जब सफारतकारी की गुंजाइश होगी हम इस मौके को इस्तेमाल करेंगे। आप इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। देखिए, एक तरफ तो खैर सफारतकारी भी चल रही है और चलें सीज फायर जो है, ऑल्दो कि उन्होंने उसको कह दिया कि अब वो बिल्कुल ही जो है ना एक मुश्किल सूरत हाल में है, जिस तरह उन्होंने उसको बयान किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो सही है कि उस पर ज़ाहिर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि मिसकैलकुलेशन की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। अब उसकी वजह कह दें कि मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये जो मसला है न्यूक्लियर, इस मेन इशू तो यही है। और इसमें ये जो 440 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का मामला है, ये अफजूदा यूरेनियम जो है ना, ये दबा हुआ है नातान्स और फरदो और इस्फहान की साइट्स में। जब अमेरिका ने बॉम्बिंग की थी तो वो ऊपर से तबाह हो गई थी, लेकिन नीचे से वो इंटैक्ट रही थी। तो वहाँ पे ये अफजूदा यूरेनियम जो 60% तक अफजूदा है, ये सिलेंडर्स में है गैस की सूरत में। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका एक खसूसन जिक्र किया, क्योंकि मेरे ख्याल, मैंने पहले भी ये कहा था कि उस पर बहुत मसला है कि उसका क्या होगा। वो जो अफजूदा यूरेनियम उनके पास पड़ा हुआ है 7 जो है ना 60% तक अफजूदा है, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उनको 90% चाहिए होता है। तो 60 से 90% पे जाना इतना मुश्किल नहीं होता। पर ये जंग शुरू भी तभी हुई थी जब उनको इतलात मिली थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी और सैटेलाइट रिपोर्ट्स मिली थी कि वो ईरान जो है वो शायद उसको दोबारा से रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अहम इशू है। इसराइल के लिए भी ये रेड लाइन है, क्योंकि इसराइल ज़ाहिर है, देखें, इस जंग में तो वो सबसे बड़ा फरीक है, शुरू ही उन्होंने करवाई है, लेकिन मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है। तो उनकी पोजीशन अमेरिकन डिफेंड करते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है, देखिए, ईरान में भी जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वहाँ पे एक मसला तो है कि जो हार्डलाइनर्स हैं और जो प्रैग्मेटिस्ट हैं, प्रैग्मेटिस्ट में जिस तरह कालिबाफ हैं, पेजेश्कियान जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान हैं, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके अब्बास अरागची, लेकिन जो हार्डलाइनर्स हैं उनमें मोहसिन रज़ाई हैं जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, बाकिर जुल्कदर हैं जो उनके सेक्रेटरी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, फिर जो उसके बाद जो है ना वाहिदी हैं जो उनके IRGs के हेड हैं इस वक्त, जो कमांडर इन चीफ हैं जो पाकिस्तान इनकलाब के। तो ये सारे जरा, और इस वक्त लग रहा है कि हार्ड लाइनर्स वहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं ईरान में, क्योंकि वो अब वहाँ जो न्यूक्लियर इशू है
और एक तो न्यूक्लियर इशू बहुत अहम है, दूसरा जो अपना हुर्मस का मामला है उस पे अमेरिकन जी चाहते जौहर साहब, ये न्यूक्लियर इशू पर ही एक सवाल जहन में है, वो ये है कि अब जब ये जो है इनकी ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर के करीब आ गई है और दूसरी जानिब उनका ये कहना है, ईरानी स्पीकर का जो बाकिर कालिबाफ है, उनका ये कहना है कि हम इनको हैरान कर देंगे। ये दोनों बातें जो हैं इसी जानिब इशारा करती हैं। आपको क्या लगता है कितने प्रिपेयर्ड हैं दोनों फरीक इस चीज़ को लेकर, या ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है? ये प्रेशर टैक्टिक तो खैर है, उसमें तो कोई शक नहीं, दोनों तरफ से जाहिर है वो प्रेशर एंड टॉक की स्ट्रेटजी तो चल रही है। लेकिन देखिए साथ ही साथ यही चीज मैं कहता रहा हूँ कि इन्हीं सिचुएशंस में मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स ओवर एस्टिमेट करती हैं अपनी पोजीशन जो है ना, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ। कई बार अमेरिकन की देखिए ओवरवेलमिंग मिलिट्री सुपेरियरिटी तो है ही। अच्छा, ईरानियंस भी ये समझते हैं कि उनके पास देखें एक कार्ड उनके पास वो भी है, वो हुतीस को कहें वहां से वो बाबुल मंदब को भी बंद करवा दें, वो भी एक बड़ा अहम कार्ड है। साथ ही वो समझते हैं उनके पास कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं, क्योंकि वो हर बार कुछ नए मिसाइल्स भी इस्तेमाल करते हैं जिससे वो गल्फ कंट्रीज को बहुत ज्यादा हिट कर सकते हैं। अभी भी देखें बार वो यूएई को जिस तरह हिट कर रहे हैं। तो वो दोनों साइड ये समझ रही हैं कि उनके पास मिलिट्री कैपेसिटी ऐसी है कि जो दूसरे को मजबूर कर देंगी ज्यादा लचक दिखाने पे। लेकिन यही खतरा होता है जहाँ पे मिसकैलकुलेशन का, क्योंकि इसी वजह से अगर जंग दोबारा शुरू हो जाए फिर आगे आपको पता नहीं होता कि फिर वो किस तरफ जाएगी। वो एस्केलेशन, अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की तरफ भी जा सकती है। और देखिए क्योंकि अमेरिकन अभी अगर अटैक करेंगे तो जाहिर है कि वो जिस तरह उन्होंने थ्रेटन किया हुआ है कि बिग टैग जो है ना टारगेट्स, मिसाल के तौर पे पावर स्टेशंस हैं या उनके एनर्जी प्लांट्स हैं, जो है इसी तरह दूसरे, या फिर उनकी जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं ऑयल और गैस की, या उनके जो है ना डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, तो उसके मुकाबले में फिर उसके जवाब में फिर ईरान भी हिट कर सकता है। अब ईरान इजराइल पे तो शायद उतना हिट नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा उनके लिए आसान है ये खलीजी ममालिक पे हिट करना, जो कि बहुत ही बुरा होगा, बिकॉज दोनों साइड से फिर देखिए मुसलमानों का नुकसान हो रहा होगा बिल्कुल, और इजराइल तो खुश हो रहा होगा, बिकॉज वो तो चाहते हैं कि जंग इजरायली चाहते हैं कि दोबारा जंग शुरू हो, नेतन्याहू ही चाहता है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ईरान में भी इस चीज को समझने की जरूरत है। इस वक्त जंग का दोबारा शुरू होना जो है वो सिर्फ इजराइल को सबसे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है। अच्छा जौहर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, जो एटमी प्रोग्राम पर जीरो इनरिचमेंट की बात हो रही है जिसका मुतालबा बार बार किया जा रहा है, लेकिन इससे पीछे हटना ईरान के लिए सियासी तौर पर मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि ईरान जो है वो खास तौर पर जो यूरेनियम अफजोदगी का हक है और आबना हुर्मस पर अपनी खुद मुख्तारी है उसको रेड लाइन कंसिडर करता है कि ये उसकी रेड लाइन है। इसलिए अगर मुकम्मल तौर पर हथियार डाल देता है तो फिर दाखिली सतह पर ये हुकूमत की कमजोरी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जिस तरह से सदर ट्रंप का आगे आने वाला दौरा है बीजिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर चीन फिर ईरान पर दबाव डालता है किसी किस्म का, तो कोई लचक दिखा सकता है इस सारे मामले में तेहरान? जी देखिए, मेरा अंदाजा ये है कि बल्कि जो बातचीत अभी बाहर भी आ रही है कि इस पे जो सस्पेंशन वाला मामला था कि कितने अरसे के लिए फ्रीज होगी, अमेरिकन कह रहे हैं 20 साल, ईरान पहले 3 से 5 साल कह रहा था, बट बीच में इतलात ये भी थी कि वो बढ़ गया 10 साल के लिए। अभी देखें प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका जिक्र नहीं किया इतना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज्यादा जिक्र किया उस 440 किलोग्राम यूरेनियम का, जो है ना, जो इस वक्त उनके लिए फौरी एक इशू है ना, क्योंकि अब बात ये भी चल रही है ना कि शुरू में एक फ्रेमवर्क MOU हो जाए और फिर बाकी जो ये सस्पेंशन के मामलात हैं कि कितने अरसे तक होगी और कैसे होगी, वो फिर बाद में बतदरीज मुज़ाकरात में 1 महीने का वक्त होगा, उसमें हल किए जाएं। इस किस्म का फार्मूला भी है। लेकिन अमेरिकन जो है बहुत ज्यादा कंसर्न है उस 440 किलोग्राम के बारे में, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो 60% अफजूदा यूरेनियम में पड़ा है और इसराइलीज भी समझते हैं कि वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज वो जो है ना बॉम्ब की तरफ उनको लेके जा सकता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर इशू में जो 2 मामला थे, एक तो सस्पेंशन का और दूसरा ये 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम का, उसमें फौरी तौर पे अमेरिकन चाह रहे हैं कि पहले वो 440 किलोग्राम जो है उसका मसला तो फौरन हल करें, बाकी जो है उस पर एक ब्रॉड कोई जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसके बुनियादी असूलों पे। तो लेकिन मैं समझता हूँ देखिए लचक तो दिखानी पड़ेगी ईरान को भी, लचक के बगैर ये मामला हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ ये हुआ है कि ईरान के अंदर उन्होंने थोड़ा सा माहौल इस तरह का बना दिया है, जो खुसूसन जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने, कि जिसमें थोड़ा सा लचक दिखाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि अपना हुर्मस तो अब हमारी है, तो इसमें से तो हम को पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली आएगी अब चीनी सदर से जो मुलाकात होने वाली है अमेरिकी सदर की, आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी, फरीकैन उनकी बात पर आमादा होंगे, या ईरान पर ये दबाव आप देख रहे हैं मुसलसल होता चला जाएगा?
लेकिन जब चीन के में जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो उसमें अगर चीन ज्यादा ईरान पे प्रेशर, और उनका सबसे ज्यादा लेवरेज है दुनिया में ईरान पे, क्योंकि वो 90% तेल भी खरीदते हैं ईरान से, और साथ ही साथ ईरान जो है ना अपनी इवन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी खासी हद तक चीन पे डिपेंडेंट है। जो है ना खसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं या मेटल अलॉय हैं, इवन फ्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें जो उनकी जो डिफेंस का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा चाइना पे डिपेंड करता है। तो चाइना को लेवरेज तो है, लेकिन फिर इन मुज़ाकरात में ये होगा क्या कि अगर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाइना से कंसेशंस मांगने चाहेंगे कि आप ईरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालें, तो फिर उसके बदले में उनको कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी ट्रेड इश्यूज पे, मिसाल के तौर पे साउथ चाइना सी के मामलात में मिसाल के तौर पे। तो वो फिर एक जो है ना एक अलग चैप्टर होगा। अच्छा। जिसमें कि फिर आपस में लेन देन हो सकता है अमेरिका और चाइना के इस मामले में। लेकिन चीन का रोल मैं समझता हूँ उसमें अहम भी होगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भी होगा, बिकॉज चीन नहीं चाहता कि ये जंग जो है मजीद जारी रही। देखिए चीन को तो बहुत नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि उनकी तो सारी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। तो वो मुल्क है ना जो सारा पूरी दुनिया से कमोडिटीज मंगवाता है, फिर उनको। अच्छा जौहर साहब, चीन के अलावा भी तकरीबन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका नुकसान इस सारी सूरत हाल होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तवील अरसे तक बंद रहती है तो डेफिनेटली जो आलमी मईशत है उसका प्रेशर तो होगा। उस पर क्या जो सदर ट्रंप हैं वो खुद लचक दिखाने का कुछ सोच सकते हैं, रिलीफ देने के लिए सोच सकते हैं? दूसरा ये कि अमेरिका में इंतखाबात आने वाले, मिड टर्म इलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, और फिर जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसका कोई प्रेशर, कोई दबाव वो लेंगे? और सूरत हाल चूँकि आपने कहा लचक दोनों फरीकैन को ही दिखानी पड़ेगी, तो क्या सदर ट्रंप उस वक्त कोई लचक दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इन नियर फ्यूचर? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका पे प्रेशर दो तीन किस्म के हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे। एक तो जाहिर है वो सियासी तौर पे ये बड़ी गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, और वो उसकी गैर मकबूलियत और भी बढ़ रही है इस वक्त, तो उसका काफी खासा प्रेशर है। आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, वो भी प्रेशर है। फिर ये इकोनॉमिक जो इक्तिसादी जो है अमेरिका में, जो देखें गैस स्टेशन पे ऑयल की कीमत $4.5 पे चली गई। अब ये $3 थी इस जंग से पहले पर गैलन जो है ना। अमेरिका में तो तेल सस्ता होता है जरा, तो वो मतलब सारे प्रेशर फिर दुनिया के बाकी मुल्कों पे प्रेशर डाल रहे हैं। जी खलीजी ममालिक भी अब जाहिर है उनको कह रहे हैं कि जी इसको आप अब सॉर्ट आउट करें सारी सिचुएशन को। तो बिल्कुल वो प्रेशर सारे हैं, इसी वजह से वो लचक जो है किसी हद तक उनको दिखानी पड़ेगी, पहले भी दिखाई है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान को भी मैं समझता हूँ उनको भी दिखानी पड़ेगी जरा ज्यादा लचक, क्योंकि वरना ये मामलात हल नहीं होंगे। वरना फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो ये सोच सकते हैं कि अच्छा जी फिर एक बार मिलिट्री ऑप्शन दोबारा से एक्सरसाइज करें ताकि ईरान पे ज्यादा प्रेशर जनरेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जौहर साहब, ये जो सूरत हाल है, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करना चाहेंगे कि जो सूरत हाल है इसमें हम पेट्रो डॉलर की बात करते हैं कि उस पर बहुत कदगन आएगी, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेट्रो डॉलर, अब बात आगे बढ़ चुकी है और अमेरिका जो है वो मजीद अपने आप को लिमिट करता जा रहा है। आपको लगता है ये जंग एक एक्सक्यूज बन जाएगी उनका इस खित्ते से निकलने का एक जवाब बन जाएगा? देखिए मैं समझता हूँ इस खत्ते का जो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। अमेरिका की बेसिस भी यहीं पे रहेंगी। ये खलीजी ममालिक के साथ जो जिस तरह की उनकी डिफेंस कॉपरेशन है वो बहुत पुरानी है। देखिए उन्होंने ये पहले ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट्स थे, और फिर सऊदी के साथ उनका मामला 1945 का है। 1945 में वो क्विंसी पैक्ट हुआ था रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज के बीच में उस वक्त जो है ना, और वो फिर उसमें उस वक्त दायरान की उनको बेस दी गई थी। तो इतने पुराने ये ज्यादा चल रहे हैं और वो एकदम नहीं बदलेगा। हाँ ये होगा कि ये मुल्क जो है ना उसको अपने डिफेंस को मल्टी लेयर्ड करना चाहेंगे, यानी कि इसमें और मुल्कों को भी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे पाकिस्तान है, जिस तरह सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से SMDA भी साइन किया है, तो उसमें और भी मुल्क आ सकते हैं, तुर्किया है, इस तरह के। लेकिन जो बेसिक उसका डिफेंस आर्किटेक्चर है मैं समझता हूँ वो अमेरिका इस खत्ते से नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट सिचुएशन जो थी उस पर हम बात कर रहे थे। देखते हैं कि जो दौरा है इसके बाद क्या मामलात में बेहतरी आती है या फिर मज़ीद तलखियाँ बढ़ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमने सुबह सुबह आपके साथ शेयर करनी थी? वो खुशखबरी है बच्चों के लिए, और मेरे ख्याल है वालिदैन के लिए शायद ना ही हो, क्योंकि गर्मियों की जो छुट्टियों का ऐलान है वो पंजाब में कर दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं उनका ऐलान कर दिया है। पंजाब भर के जो स्कूल हैं वो 22 मई से
23 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि तालीमी सरगर्मियां 24 अगस्त से दोबारा शुरू होंगी। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का जो आगाज़ है वो 22 मई से होगा। 3 माह की गर्मियों की छुट्टियां 23 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं ऑलरेडी, लेकिन वालिदैन जो हैं वो एहतजाज अच्छा वो तैयारी कर लें, वो तैयारी ये कर लें कि बच्चों को किस तरीके से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज रखना है वो कर लें। मतलब गैजेट्स और इन सारी चीज़ों से इनकी जान छुड़ाएं, इस बार तहैया करें कि इन जो 3 महीने की छुट्टियां हैं कुछ ना कुछ अच्छा बच्चों को सिखाना है। फ़ोन देकर हर वक्त नहीं बिठाए रखना, ऑल्दो कि ये वाकई बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब वो स्कूल नहीं जा रहे होते, लेकिन स्टिल कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। और ये भी एक्सपेक्ट कीजिए कि ये 3 महीने से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में अमूमन गर्मी ज़्यादा होने का बहाना होता है और उसकी एक्सटेंशन आपको मिलती है। पहले तो 2-2 हफ्ते की भी मिल गई थी, इस बार चूँकि 23-24 तक जो है स्कूल खुलेंगे तो 1 हफ्ते की मजीद एक्सटेंशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो इस दौरान आपको मिल सकती है। और बच्चों को अच्छी खबर सुना दी और माँ बाप को डरा दिया है, ऐसा नहीं है। अली आप ये भी तो बताएं ना कि इस सारे टाइम स्पैम के अंदर आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल अपने बच्चों को AI के मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं, जो गूगल के थ्रू आप करवा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, समर कैंप्स हैं, आप वहाँ करा सकते हैं। आप स्विमिंग करने जा सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत सारी है। हम साथ साथ आपको टिप्स देते रहेंगे कि आपने क्या क्या करना है, आपने परेशान नहीं बस होना, बच्चों को एंजॉय करने दें कि उनकी छुट्टियां। आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स में फाइनल एग्जाम्स भी चल रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है ना तो बच्चों से पूछ लें, उनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो आस्क देम व्हाट दे वांट टू डू इन दीज वेकेशंस, और बहुत सारी हैं, तरतीब देकर चलेंगे तो मजा भी आएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जब रोजमर्रा की नोक झोंक धीरे धीरे बड़े तनाज़ात में बदलने लगे तो कहानी सिर्फ मजा से भरपूर नहीं रहती बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ, और अब ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है ड्रामा सीरियल निकम्मे में। ये ड्रामा अब अपनी कहानी के एक नए और ड्रामेटिक मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां घर के अंदर की बातें अब बड़े फैसलों की शक्ल इख्तियार करती नजर आ रही हैं। हाल ही के एक साथ में शादी, इज्जत और माली खुद मुख्तारी के दरमियान कश्मकश कहानी का मरकज बनी हुई है, और रिश्तों के साथ छुपे हुए राज भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और बेचारा बादशाह एक बार फिर माँ और बीवी के दरमियान फंसा हुआ नजर आ रहा है। इल्जामात, सास बहू के तनाज़ात, बढ़ती हुई गलतफहमियां हालात को और भी पेचीदा बना रही हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां बात सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रही बल्कि मामलात, मफादात और पावर प्ले तक पहुंच चुके हैं। क्या ये निकम्मे अपने मसाइल का हल निकाल पाएंगे या कहानी और भी उलझती चली जाएगी? कुछ झलकियां देखते हैं। तुम्हें क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा? तुम आते या ना आते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर तो मैं भेज चुकी हूँ। नहीं, मुझे तो कपड़े नहीं मिले। मैंने अब्बा जान को खालदा खाला के साथ देखा था। मेरे साथ ही गेम ज्वाइन कर लो। अगर हम दोनों मिलके खेले ना तो दिन के 1000-1500 तो कमा ही लेंगे। जरा मेरे लिए जोशांदा तो बना दो। अब्बा जान आप ऐसी हरकत करते ही क्यों है कि जोशांदे की नौबत आए? और बेहतर होगा अब आप मुझे मेरे पैसे ईमानदारी से भिजवा दें, वरना मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी। देखिए ड्रामा सीरियल निकम्मे रोजाना रात 7 बजे। तो अगर आप देखना चाहते हैं हंसी, ड्रामा और फुल ऑन एंटरटेनमेंट तो देखते रहिए निकम्मे हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज आज मुलाकात करवा रही हैं आर्टिस्ट उस्ताद अब्दुल माजिद से और बता रही हैं उनके आर्ट वर्क के बारे में। आइए देखते हैं। फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता बल्कि ये एक दौर, एक मुकम्मल सकाफत और जज्बे का अक्कास भी होता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मुसव्विर के घर पर जिन्होंने पंजाब की सकाफत को, मोहब्बत की दास्तानों को और यहाँ की रिवायतों को अपने काम में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर उस्ताद अल्लाह बख्श की। तो आइए मेरे साथ। यही वो जगह है जहां इस खित्ते के मशहूर मुसव्विर उस्ताद अल्लाह बख्श ने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे।
शायद इन्हीं दीवारों के बीच में बैठकर उन्होंने वो शाहकार तख्लीक किए जो आज हमारी तारीख का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं उनकी पेंटिंग्स की, तो इस वक्त इस कमरे में उनके 3 शाहकार मौजूद हैं, जिनमें से एक इस वक्त मेरे पीछे आवेज़ा है। इस शाहकार को आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे सामने 2 मज़ीद पेंटिंग्स मौजूद हैं जिनको उस्ताद अल्लाह बख्श ने अपने हाथों से तख्लीक किया। आपको लेकर चलते हैं उस्ताद अब्दुल माजिद से, आपकी मुलाकात कराते हैं और उस्ताद अल्लाह बख्श के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद अब्दुल माजिद साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे उस्ताद अल्लाह बख्श के बारे में भी और साथ ही साथ इनकी पेंटिंग्स के हवाले से भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आज इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद अल्लाह बख्श साहब की हवेली में। ये एक इतना बड़ा नाम है मुसव्वरी में जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनकी शख्सियत के बारे में जान सकें कि कैसे शख्स थे उस्ताद अल्लाह बख्श, क्योंकि आपने उनके साथ एक वक्त भी गुजारा है। उस्ताद अल्लाह बख्श दरवेश सिफत शख्सियत थी। काम के एतबार में तो बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो अपने ज़माने में वो तकरीबन 7 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया था। अब 7 साल की उम्र से लेकर जब हमने उनको अब एक जवानी में देखा तो वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत भी बन चुके थे और बहुत खूबसूरत काम करने वाले उस्तादों में शामिल भी हो चुके थे। लाहौर ही में रहते थे उस्ताद अल्लाह बख्श, लेकिन वो काम के सिलसिले में बम्बई या पटियाला में राजा पटियाला जो है उसके स्टेट आर्टिस्ट थे। और उसी ज़माने में गामा पहलवान जो है ये भी उसी राजा का पहलवान था। अच्छा। तो ये इनकी भी दोस्ती थी आपस में वो राज्य की वसासत से। तो वो जब पाकिस्तान बना तो उस्ताद अल्लाह बख्श जो है वो पटियाला को छोड़ के यहाँ लाहौर आ गए। तो फिर ये घर उन्होंने सन 1929 में बनाया। सर, आपने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा उस्ताद साहब के साथ गुजारा है। अगर हम उनके काम को देखें तो उन्होंने पंजाब के कल्चर को बहुत दिखाया है अपने काम में। हीर रांझा, सोनी महिवाल, इनकी कहानियों को बहुत ज़्यादा कवर किया है। क्या सोच थी इन सब चीज़ों के पीछे? उस्ताद अल्लाह बख्श के जो उस्ताद थे, ठीक है, उनको उस ज़माने में जब उस्ताद अल्लाह बख्श की उम्र 7 साल की थी, उन्हें ठेका मिल गया उस्ताद को। ये लिखते ना, माइल लिखते ना, लाहौर से शेखुपुरा कितना दूर है। जैसे अभी भी अक्सर हम सफ़र करते हैं जीटी रोड से तो हमें रास्ते में मिलते हैं। बिल्कुल। उस्ताद ने कहा लाहौर से तुमने जाना है झंग, वहाँ लिखना है, लिखते चले जाना है। तो उस्ताद ने हमें जो सुनाई, हम उस वक्त तो थे नहीं, उन्होंने कहा कि मैं भागता था और माइल लिखता था और भागता था, आगे माइल लिखता था। तो सुबह अज़ान के वक्त मैंने शुरू किया और रात 7 बजे मैं उस दरिया के ऊपर जाकर मैंने पानी पिया। वो कहते हैं कि खाना पीना तो था नहीं, वो बेरियाँ छोटी होती हैं, सुर्ख रंग के बेर लगते, कहते वो तोड़ता था, वो खा लेता था। इसी तरह वापसी पे मेरा ये सफ़र हुआ। आज भी बात होती है तो वो पंजाब के हवाले से जितना खूबसूरत उस्ताद अल्लाह बख्श पेंट करके चले गए, कोई और नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में फिल्म बनी थी हीर रांझा, उसका जो डायरेक्टर था गुलजार, वो वहाँ से आया। ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। अच्छा। वो वहाँ से आया, यहाँ आकर उसने उस्ताद अल्लाह बख्श ने हीर के मुतल्लिक बहुत सारी बातें दरियाफ्त की और उसके चेहरा मोहरा, उसकी ज्वेलरी, उसके
कपड़े वो सारे उस्ताद से पूछे, क्योंकि उस्ताद तो बनाता था ना हीर के पोर्ट्रेट, तो वो यहाँ से लेके गया था उसका गेटअप। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने जाके वहाँ, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। जब हीर रांझा ये फिल्म बनी थी तो उस वक्त भी यहाँ पर डायरेक्टर आए थे, तो उन्होंने पूछा था उस्ताद अल्लाह बख्श। अब उस्ताद अल्लाह बख्श ने हीर रांझा, महिवाल, सस्सी पुन्नू और भी जितने भी थे उनको बड़े उस हद तक पेंट किया कि जैसे वाकई वो जैसे उस्ताद अल्लाह बख्श ने रियल में देखा हो। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उनका काम देखने का लाहौर म्यूज़ियम में। अभी भी वहाँ पर उनकी एक बड़ी वसी कलेक्शन मौजूद है उनके काम की, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि उस दौर में बनाई गई जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको 3D इफेक्ट नज़र आता है। और इसके अलावा जितनी रियल वो पेंटिंग्स हैं, आज के अगर हम पेंटर्स की बात करें, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उस हद तक खूबसूरत पेंटिंग्स वो नहीं बना पाते। गालिब सब नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा। शायर बहुत हैं, अल्लामा इकबाल नहीं हो सकते। जो सदियों में कोई कुदरत अनायत करती है ना हमें, वो ये लोग उनमें से हैं। पाकिस्तान में बहुत से मुसव्विर रहे, लेकिन अगर हम बात करें उस्ताद अल्लाह बख्श की, उनको आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुसव्वरी में कहाँ पर रखते हैं? ये ऐसे बड़े उस्ताद हैं, इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता। ये समंदर हैं, इनका फैलाव बहुत बड़ा है। हम आज बड़ी आसानियों में रह के पल रहे हैं। उस्ताद अल्लाह बख्श ने एक वाक़या सुनाया, उन्होंने कहा कि मुझे जब मैंने उस्ताद से ए सीखा, ए बनाना फट्टी के ऊपर, जो लकड़ी की फट्टियाँ नहीं जैसे पुराने ज़माने में, उस पर ए लिखना सीखा। 1 साल मैंने ए लिखा है, और 1 साल के बाद जब मुझे बी मिलना था तो मुझे नींद नहीं आई सारी रात कि मुझे आज नया सबक मिलना, नया सबक। अब ये चीज़ें कहाँ से लेके आएंगे? इस हवेली में उस्ताद साहब ने कौन कौन से जो पेंटिंग्स हैं जो मशहूर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तख्लीक की थी? आपने म्यूजियम में देखी तिलिस्म होशरबा, और बैलों वाली एक पेंटिंग है। कुछ और हैं जो अभी वहाँ अवेजा नहीं हैं, लेकिन कुछ थी जो कि जो इसी जगह पर उन्होंने बनाई। 95 तक की उम्र उन्होंने गुजारी, तो बहुत पेंट किया। कौन सा वो कमरा था जहाँ पर बैठ के उस्ताद अल्लाह बख्श जो है वो पेंटिंग्स बनाते थे? एक उसमें रूम है, वो पुराने ज़माने का, उसमें लाइट का ऊपर से स्काई शेड नीचे फर्श पे पड़ता है, तो वो वहाँ पर बनाते थे। सर्दियों में वो बाहर बरामदे में, और गर्मियों में वो उस रूम में वो बनाते थे। आपका जो बचपन था वो बड़ा ही एक्साइटिंग था, जैसे भी आपने हमें बताया। भी बड़े बड़े पेंटर्स के साथ आप बैठते थे, उनके काम को देखते थे। तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि आपने भी इसी फील्ड में आना है, इसी काम को लेके आगे चलना है? रिश्तेदारों में कुछ लोग जो है ना वो ड्राइंग में बड़े आला हुए, तो वो फिर मेरी मदर कहने लगी कि वो उसका फलां का बेटा इतनी अच्छी ड्राइंग करता है, ये करता है। तो वो समझ लें कि जैसे ज़िंदगी में ताना बन जाता है ना कोई बात का, तो इस तरह सी कुछ होती हैं। तो माँ की बातें जब सोचते थे, वह कहते हैं कि माँ की बड़ी ख्वाहिश है कि भी इस तरह का हो जाए, तो फिर वो बेसिकली अडॉप्ट किया अम्मा की वजह से। फिर पेंटर मैं बना, तो फिर सबसे पहले ज़ियाउल हक का दौर था। उस दौर में मैंने पेंटिंग 10 फीट की बनाई थी टीपू सुल्तान की, तो वो उन्होंने अलहमरा में देखी, और वो वहाँ पहली दफ़ा मेरी पेंटिंग पूरी नुमाइश में वो ज़ियाउल हक ने ख़रीदी थी। तो वो फिर आज भी वही चकलाला हवाई अड्डे के सामने कोई मैस है, वहाँ लगी हुई है। आज की जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है, अपने आप को एक्सेल करना चाहती है, और हमारे पास अगर देखें जो मुसव्वरी के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें उस्ताद अल्लाह बख्श हैं, चुगताई साहब हैं, और भी बहुत ज़्यादा नाम हैं, और फिर आप भी मौजूद हैं, तो क्या चीज़ें हैं जिनको आज की जनरेशन को फॉलो करना चाहिए कि वो
सच्ची लगन से, मेहनत से और सीखने के अमल से इस काम को आगे लेके चलें। अगर आप सीखने के अमल को पसंद करते हैं, आप सीखने के अमल से राज़ी हैं, फिर जा करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं जो बड़े लोग कर गुजरे हैं। अगर आप सीखने के अमल में कमज़ोर हैं, सीखना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हो जाए, होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे। मुझे 40 वर्ष गुजर गए हैं, मैं लोगों को फ्री में पल्ले से कराए खर्च करके लोगों के हाथ जा कर लोगों को यही कहा है कि भाई सीखने के अमल को जारी रखो। मैं सिखाने के अमल को जारी रखा हुआ है, मुझे जितना आता है मैं उतना तो आपको बता सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फन वक्त से आगे निकल जाता है और उस्ताद अल्लाह बख्श इसकी जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने अपने काम में सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाई बल्कि एक पूरी सकाफत, एक मोहब्बत और एक तारीख को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 इंटरनेशनल विमेन सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई कर दी गई है और कराची स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तानी विमेन कैप्टन फातिमा सना और जिम्बाब्वे की जो कैप्टन है नुमेको सुबांडा, उन्होंने ट्रॉफ़ी की रोनुमाई की। कौमी विमेन कप्तान फातिमा सना ने यह कहा कि हरीफ टीम के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ जीतने के बाद एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। सीरीज़ विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का अच्छा मौका है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज़ का पहला फ्लड लाइट मैच आज खेला जाएगा 7:30 बजे शाम को और सीरीज़ का जो दूसरा मैच है वो जुम्मे रात को खेला जाना है और तीसरा और आखिरी मैच जुम्मे को खेला जाएगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ के तीनों मैचेस जीतकर ICC वनडे विमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के 6 कीमती पॉइंट्स भी हासिल कर चुका है। तो जनाब इस वक्त टीम की कारकर्दगी तो बेहतरीन है। उम्मीद करते हैं जो T20 मैचेस हो रहे हैं उसमें भी वैसी ही कारकर्दगी दिखाएंगे जिससे वनडे मैचेस में की और 3-0 की इनको बरतरी हासिल है। जिस तरह फातिमा सना कह रही है कि टीम की जो इस वक्त एतमाद की सिचुएशन है, जो कॉन्फिडेंस की सिचुएशन है, उसमें इजाफा हुआ है सीरीज़ जीतने के बाद। तो देखते हैं कि अब वनडे सीरीज़ में वो काम आता है कि नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सफ़र है शर्त। देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो हैं सादिया नारू और ट्रैकर हैं और क्या कमाल ट्रैकर हैं। और इसके अलावा जब वो लिखती हैं तो मतलब कमाल। फेसबुक पे उनकी जो तहरीर है वो जब भी मैंने पढ़ी है तो वो इतनी डिटेल है उसमें। और उसमें एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने इस तरह के ट्रैक्स किए हैं और लॉ मेरी पासिस किए हैं कि जो बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन किसी जगह पे भी उस तहरीर में ये बात कहीं नज़र नहीं आती कि जैसे इंसान पछता जाता है कि ये मैंने क्या कर बैठा हूँ। बहुत ही जुर्रत, बहुत ही हिम्मत के साथ इन्होंने वो सारे ट्रैक्स किए। सादिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके मदद करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो K2 है ये जनरली लोग क्या करते हैं कि वैसे तो पासिस या छोटे ट्रैक्स करते हैं और उसके बाद जाके K2 ट्रैक आप एक आखिरी ड्रीम होता है। ये वो आपने बहुत इब्तदाई मराहल में K2 किया है, उसकी क्या वजह? नहीं, मुझे असल में ट्रैकिंग करते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। मैंने 2022 में ट्रैकिंग शुरू की थी। पहले तकरीबन 8 ट्रैक्स थे जो मैंने छोटे किए थे, जो कि एक ट्रैकर की ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। स्कर्दू की तरफ जाना या कराक्रम में जाना, उससे पहले आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर होना बहुत ज़रूरी है। और K2 जो था ये मेरा तकरीबन जब मैंने ट्रैकिंग शुरू की और मैं डिफरेंट ट्रैकर से इसके बारे में सुना और उनके किस्से सुने और जैसे वो उसको बयान करते थे, तो मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने भी एक दिन K2 ट्रैक करना और K2 को ख़ुद से जाके देखना है। तो 2025 में जनवरी में मैंने डिफरेंट टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और उनकी डेट्स ली, उनके रेट्स लिए
फिर उनको आपस में एवेलुएट किया कि मुझे कौन सी डेट सूट करती हैं और किसका रेट कैसा है और कौन कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, क्योंकि जब हम ख़वातीन ट्रैकर्स जाती हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी सेफ्टी और हमारी प्राइवेसी होती है कि वो कितनी इंश्योर्ड है। तो आप थोड़े से पैसे बचा के अपनी सेफ्टी या अपनी प्राइवेसी उसको रिस्क पे नहीं कर सकते। फिर फाइनली जब मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने किस टूर कंपनी के साथ जाना है, तो ये फिर जुलाई का जो टाइम था वो मुझे बहुत सूट करता था, क्योंकि जून में ये होता है कि अभी बर्फ़ होती है और अगस्त में हमारा कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जुलाई की विंडो थी जो मुझे बहुत फेवरेबल लगी, और क्योंकि मैं घरेलू खातून हूँ, मेरी बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो समर वेकेशंस होते हैं या बच्चों के सेमेस्टर्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो ये टाइम मुझे बहुत सूट करता था। तो फिर उस ट्रैक के लिए मैं 18 जुलाई को मिल्हौर से स्कर्दू पहुँची, और स्कर्दू में मैंने 19 तारीख को मैंने थोड़ा सा स्कर्दू एक्सप्लोर किया, अपने जो गेट्स थे वो इकट्ठे किए। अच्छा, उससे पहले आप जीबी आपका आना जाना था? नहीं जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। उससे पहले सिर्फ मैं स्कर्दू का सुनती थी जिक्र, लोगों से सुनती थी, फेसबुक पे देखती थी, और मुझे बड़ा रश्क आता था और मैं कहती थी कि एक दिन मैं भी यहाँ पे जाऊंगी। अच्छा, मेरी वैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक और सवाल है कि रगेड ब्यूटी जी, और मुझसे पहले आपका कश्मीर का या ग्रीन का एक्सपीरियंस था? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसने ज़्यादा फैसिनेट किया? बहुत डिफरेंट। देखिए, अगर हज़ारा डिवीज़न या कश्मीर को देखते हैं, उनकी एक अपनी खूबसूरती है, वहाँ पे ग्रीनरी है, आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, बर्ड्स हैं, और आपको वो सारा एक हवा। लेकिन जब आप कराक्रम में जाते हैं, कराक्रम की जो ब्यूटी है, जो उसका रफ टेरेन है, वहाँ पे एक हैबत है, वहाँ पे आप एक जलाल आपको नज़र आता है, और जब वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन जब मैं वापस आई और मैंने वो तस्वीरें अपने बच्चों को दिखाई, तो वो सरप्राइज थे कि ये क्या चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे फैसिनेट कर रही थी। तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि वहाँ पर अब जब जाते हैं तो आपको अपना इतना अदना और इतना हकीर लगता है जब आप उन ग्लेशियर्स का फैलाव और उस इलाके की वुसअत देख। सेगमेंट की तरफ दोबारा भी जाएंगे, आप तो बिल्कुल एक हैरान रह जाते हैं कि ये एक अलग ही कोई दुनिया है। साथ ही एक और मसला, बच्चे भी ठीक थे, उसकी वजह ये है कि उस चीज़ को आप किसी भी तरह तस्वीर में वो शट कर दें। अब ट्रैंगो टावर है या कोई भी वहाँ पे, यानी गशबरूम या मशबरूम वगैरह, उसको जब भी आप तस्वीर किसी को दिखाएंगे तो लाइक वो स्केल, हाँ वो स्केल आपको आइडिया नहीं होता जब तक आप वहाँ पे हो। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि बच्चों को ये होता है कि ग्रीनरी होगी, फूल बूटे होंगे, हवा होगी, जंगल होगा, जैसे कोई पिकनिक है, कोई पास एक लेक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कराक्रम का अपना एक हुस्न है। और इवन अगर कोई सोचे, जैसे अभी मेरा प्लान था कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ जाऊँ, तो मैंने मुख्तलिफ लोगों से जब सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि अभी अगर आप उधर जाती हैं वो एक और तरह का लैंडस्केप है। वो आप समझे कि आप वहाँ पे ग्रीनरी है, इजी है, ब्रिजेस बने हुए हैं, कॉफ़ी हाउसेस वगैरह हैं, लेकिन कराक्रम में जैसे आप कैंपिंग करते हैं और जैसे उसका जो वेदर है, तो जब ये मैं पहुंची स्कर्दू, और 19 तारीख को हमने वहाँ पे जब मैंने स्कर्दू को देखा पहली दफ़ा, और मैं इसको देख रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ दुनिया भर से जो माउंटेनियर्स हैं और जो ट्रैकर्स हैं वो स्कर्दू आते हैं। और फिर स्कर्दू से जीप्स के ज़रिए हम 20 तारीख को अस्कोली पहुँचे थे। मैंने अस्कोली के बारे में भी बहुत सुना हुआ था, वहाँ पे वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के नाम की वो तख्ती भी लिखी हुई थी कि और फिर जब अस्कोली को मैंने देखा, मेरे पास इतना टाइम था कि मैं उसको भी घूमूं फिरूं और देखूं। बहुत खूबसूरत गांव, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, वो इतना साफ़ सुथरा था, और वहाँ पे मतलब लोग इतने ज़बरदस्त के आप फिर रहे हैं, हाँ बहुत, आप फिर रहे हैं, आपको आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आपको वेलकमिंग स्माइल मिल रही है, और लोग आपसे मिल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। अस्कोले से आपका जब सफ़र शुरू होता है तो आपको मुख्तलिफ जो कैंपिंग साइट्स हैं, उसमें सबसे अच्छी कैंपिंग साइट कौन सी लगी? अच्छा, हर कैंपिंग साइट का अपना हुस्न था। और दूसरा वो इसलिए भी हमें बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि सारा दिन की ख्वारी के बाद, प्यास थकान के बाद जब हमें वो नज़र आती थी तो हमें लगता था कि बस वो जन्नत हमारे सामने आ गई है। जब हमारा ट्रैकिंग का पहला दिन था, जब हम स्कूली से चलना शुरू हुए, ये 21 तारीख की सुबह, हमारी जो पहली कैंप साइट थी वो झूला थी, और झूला और उसके बाद पायो। ये जो 2 दिन थे ये बहुत टफ थे, क्योंकि यहाँ पे ये है कि गर्मी बहुत, और धूल, मट्टी, पसीना, फिर पानी बहुत लिमिटेड होता है, वही जो हमने कैरी किया होता है जितना हम उठा सकते हैं, बस फिर घूंट घूंट आपने पीना होता है। और इन 2 कैंप साइट्स की ख़ास बात ये है कि बस इन्हीं में आपको थोड़े से झुंड, कुछ दरख्त और थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आती है। पायो में हमारा 1 दिन का स्टे था, और उसके बाद बल्तोरो शुरू हो जाता है। अच्छा, आप बल्तोरो पे मुझे बताइए कि जो ग्लेशियर है उसके हवाले से, एक तो आपके जहन में एक स्कीमा होगा पहले से कि पत्नी ग्लेशियर्स कैसे होते हैं, एक्चुअल ग्लेशियर जब देखा और उसके अंदर गए तो फिर कैसा लगा? मैं आपको बताती हूँ कि हमने ग्लेशियर्स थे कि बर्फ होती है, बर्फ का एक ब्लॉक होता है वो सफ़ेद कलर की, और बस इस तरह हम उसके ऊपर चलेंगे।
जब मुझे मेरे बलतोरो की शुरू में जब मैं खड़ी और मुझे उन्होंने कहा जी ये बलतोरो है, तो मुझे कहीं बर्फ नजर नहीं आ रही थी क्योंकि बस हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे और मतलब बड़े बोल्डर्स थे, छोटे पत्थर थे और मैं कहूँ अच्छा और पानी उसके शुरू से आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा ये बलतोरो है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना आपको लगता है मैजिक लैंड में आ गए, एक जादुई दुनिया है। मतलब एक चट्टान से पत्थर से रख रहा है और वो नीचे आवाजें आ रही है, मतलब बलतोरो सांस लेता है, बलतोरो आपके साथ बातें करता है। मतलब मैं जैसे जैसे आगे जा रही थी मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं एक और ही दुनिया में आ गई। अच्छा, वो जो बर्फ ने जो एक फनकारियां उसमें दिखा रखी होती हैं मुख्तलिफ ग्लेशियर्स के अंदर जब आप जाते हैं, जी बिल्कुल, वो कितना खूबसूरत है और फिर उसकी कलर्स हैं बर्फ के। और जब आप क्रेविसेस को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो कि गलती से भी यहाँ से अगर स्लिप हो जाता है तो चाहे वो कोई लोकल है, चाहे हम चले हमारे साथ तो गाइड्स होते हैं, हम बड़े प्रोटेक्टिव हाथों में होते हैं, तो वो सोच के ही आप कहते हैं कि यहाँ से तो कभी वापसी मुमकिन नहीं होगी। K2 को जब पहली दफा देखा आपने फिर? K2 को जाते जाते भी बहुत दिन लगे। हमारा ये है कि जब हम पायो से हमारी जो अगली वाली कैंप साइट थी वो खबुर्स से थी, खबुर्स से के बाद हमने जब रात वहाँ गुजारी उस रात लैंड स्लाइडिंग हुई। मतलब लैंड स्लाइडिंग पहली दफ़ा इस तरह एक्सपीरियंस करना कि आप सोए हुए हैं और एकदम से धड़ धड़ की आवाज़ें आती हैं और आपको लगता है कि ये बस पत्थर अभी मेरे कैंप मेरे लिए सारी हैरान स्टोरी इसलिए क्योंकि आप ऑलरेडी जीबी का कोई एक्सपीरियंस नहीं रखती, कुछ भी नहीं जी, और हर चीज़ आपके लिए हैरत है, मेरे लिए हैरतनाक थी। और वो इस तरह था कि हमारे सारे ट्रैकर्स भाग के कैंप से ना अपने से निकल आए कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अभी हमारे ऊपर आ जाएगा। तो वो रात इस तरह गुजरी। उसके बाद उर्दुकुस हमारी जो वो कैंप साइट थी, उर्दुकुस का जो वो इसका जिक्र करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस कैंप साइट के सामने ट्रैंगो टावर्स हैं, यानी उसका पूरा वो सिलसिला जो है वो आपके सामने होता है और आप हैरान होते हैं। ये वो जगह है जिसके लिए माउंटेनियर्स जो हैं जो एल्पाइन क्लाइंबिंग करते हैं वो दुनिया के किस किस कोने से वो यहाँ इनके लिए आते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए। हाँ जी। और इस दौरान सारा मौसम आपका साथ दे रहा था जी, अल्लाह का शुक्र ऐसा है, ये मेरी खुशकिस्मती ऐसी कि इतना फेवरेबल मौसम कि हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हम मुसलसल बारिश का सामना हो या कुछ इस तरह, तो बड़ा फेवरेबल हमारे लिए रहा। उर्दुकुस के बाद हमारी जो अगली कैंप साइट थी वो गोरो 2 थी और गोरो 2 के बाद फिर कॉनकॉर्डिया। मतलब 7 दिन की मुसाफित के बाद कॉनकॉर्डिया में आपने K2 जब यानी फर्स्ट टाइम जब आपके सामने तो बादल थे या विजिबिलिटी के लिए? मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैं कॉनकॉर्डिया पहुंची तो मेरे साथ हमारा गाइड मूसा था, तो मुझे इशारा करके कहता है बाजी ये है K2। तो वो जब मैंने पलट के देखा तो K2 ऊपर वाला सारा हिस्सा बादलों में छुपा हुआ था और नीचे से बेस नजर आ रही। तो लेकिन उसको उतना भी देख के मेरे दिल में एक ऐसी खुशी कि मैंने पा लिया जो मैं चाहती थी। खैर कॉनकॉर्डिया पे ये था कि हमारी एक दिन का हमारा स्टे था और एक दिन काफ़ी होता है आपको पूरी उम्मीद रहने के लिए कि आपको K2 नज़र आएगी। उस दिन सारा दिन आंख मचोली रही K2 की, बादल उसके आगे कभी ऊपर कभी नीचे, हम इंतज़ार करते रहे कि फाइनली वो मोमेंट आएगी जब भी हमें मुकम्मल नज़र आएगी। लेकिन जी वो दिन सारा इसी तरह गुजर गया उम्मीद के साथ। अगला दिन जो था वो हमने अगली सुबह हमारी वहाँ से रवानगी थी क्योंकि हमने गोंडोगोरो ला के लिए निकलना था। तो उस रात में बड़ी पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह खैर करेगा। सुबह जब मैं 5:30 बजे अपने कैंप से बाहर निकली और मेरे बिल्कुल सामने K2 थी और मैंने देखा और वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है कि उसके आगे कोई बादल नहीं थे, वो साफ वाज़े नजर आ रही थी। इमेजिन करें ना, इतनी एफर्ट करके एक बंदा जा रहा है, सुबह उसने वापस जाना है और K2 नजर ना आए। जी, बस 2-3 घंटे तक हमने वहां से निकलना था। बहुत छोटी सी विंडो होती है जब वो नजर आता है। बिल्कुल, और वो इस शान के साथ हमें नजर आई कि बस फिर समझे हम सब की ईद हो गई। सब अपने अपने फोन कैमरास पकड़ के बस उसके सामने, हम तो 2-3 घंटे जब तक हमने वहां से रुखसत नहीं होना था हम वहीं बैठे रहे। उसके बाद आप गोंडोगोरो वगैरह गई। मैं चाहता हूँ कि हम आपसे अगले कोई एक और सेगमेंट करें और जिसमें आपका वो, क्योंकि वो एक बहुत ही मुश्किल पास है मेरे लिए। ये पूरी स्टोरी इसलिए हैरान कौन है कि एक हाउसवाइफ जिसका जीबी का कोई पस मंजर नहीं है, पहले कभी लॉ के बारे में बस सिर्फ सुना ही था, कोई मतलब लॉ से लोग इतनी नफरत करते हैं कि वो कहते हैं, यानी जब वो मुश्किल में आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे एक दोस्त है तो वो कहते हैं किसी भी चीज़ के साथ ला लगाओ मैं तो उधर नहीं जाऊँगा चाहे वो लाहौर ही क्यों ना हो। तो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आपका तो बहुत ही कमाल है और फिर आपने इस तरह उसको लिखा है। नाज़रीन, ये जो स्टोरी सबसे, इसमें जो सबसे खूबसूरती वाली बात है वो यही है कि एक हाउसवाइफ जो हैं जिनका प्यार कोई जीबी, क्योंकि जीबी आप 15-20 साल लगाते हैं, डिफरेंट ट्रैक्स करते हैं, 2 दिन के 3 दिन के, ग्लेशियर्स के साथ आपकी शनासाई होती है, तमाम लैंडस्केप के साथ आपकी शनासाई होती है, फिर जाके आप एक जो है वो बड़ा फ़ैसला लेते हैं कि अब मैं कॉनकॉर्डिया जाऊँगा या K2 जाऊँगा। और सादिया साहिबा जो हैं ये इस पूरी कहानी में जो खूबसूरती है वो ये है कि ये किचन से उठ के सीधा K2 चली गई।
अगली जो सेगमेंट है, अगला सेगमेंट, उसमें हम बात करेंगे इनसे गोंदो गोरो ला पे, और स्पेशली जो ट्रैकर्स हैं वो ज़रूर देखें, और वो ख़वातीन जो ये ट्रैक करना चाहती हैं वो अगले सेगमेंट में इनसे गोंदो गोरो ला की टेक्निकलिटीज़ और किस तरह उन्होंने किया इस पर बात होगी। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस मुतालिक आपको बताते हैं कि नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बुनियाद एक इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सन 1860 में रखी थी। फ्लोरेंस को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश थी, अपने वालिदैन की मुखालफत और उस वक्त मुआशरे में इस पेशे को बाइज़्ज़त ना समझने की वजूहात भी थीं। इसके बावजूद इस पेशे में उन्होंने महारत हासिल की। नर्सों का आलमी दिन उसी अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जाता है। आज उनका यौम पैदाइश है। नर्सेज जब भी कोई आफत होती है डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा पेश रहती हैं, और कहा जाए कि नर्सिंग का शोबा जो है वो सेहत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो गलत नहीं होगा। इस पर हमने बात करनी है। इसी पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा अकबर साहिबा, सीनियर नर्सिंग मैनेजर OMI हॉस्पिटल हैं विद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा साहिबा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज का दिन, इसके लिए हम आपको भी मुबारकबाद देंगे। आप ये बताइए कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद तो यही है कि जो नर्सिस की खिदमात है उन्हें सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए, और किस तरह की मुश्किलात से वो गुज़रती हैं, जिन चैलेंजेस से वो गुज़रती हैं, उनको जो है वो अवेयरनेस दी जाए उस हवाले से बाकी सब लोगों को। क्या कहेंगी आप? ऑफ कोर्स, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। नर्सिस का दिन जो आपने बताया कि वाकई नर्स एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है अपने शोबे में। पेशेंट के पास ऑफ कोर्स उनकी जो केयर होती है वो एक हॉलिस्टिक केयर होती है, और ऑफ कोर्स एक हॉलिस्टिक केयर पूरी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने में उनको तकरीबन काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि अगर वो फुल अथॉरिटी के साथ काम ना कर सके, उनको वो अथॉरिटी प्रोवाइड ना की जाए कि वो पेशेंट के डिसीजंस मेकिंग में अपना कुछ पार्ट दे सके। सेकंड चैलेंज ये होता है कि अगर उनको पेशेंट की जितनी भी पेशेंट उनकी वो केयर कर रही हैं उनकी केयर के कंसर्न से रिलेटेड उनकी राय ना ली जाए। और तीसरा चैलेंज अगर मैं कहूँ जो सब नर्सेस को, इवन खास एशियन नर्सेस को होता है कि टाइम पे उनकी सैलरीज प्रोवाइड ना की जाए, तो उस पे वो काफ़ी ज़्यादा अपने ही इकोनॉमिकली अपने ही उसमें आ जाती हैं, शिकार हो जाती हैं, बर्स्ट आउट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो सुमेरा ये भी बताइएगा कि दरपेश मसाइल क्या है नर्सेस को, क्योंकि हम अमूमन जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कोई बात तनाज़ा खड़ा होता है अस्पतालों में नर्सेस को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर, तो हम सिर्फ आवाम की राय जानते हैं। नर्सेस के पर्सपेक्टिव इस हवाले से क्या होते हैं? अच्छा, नर्सेस ऑफ कोर्स किसी भी शोबे में अगर बात करें तो डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं, लेकिन नर्सिस का सबसे पहला मसला हमेशा अपनी मेडिकल फील्ड में होता है अपनी पहचान बनाने का, कि वो पहचान उसे नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। तो सबसे ज़्यादा अगर नर्स पूरी तरह से एक पेशेंट के पास होलिस्टिक केयर और एक अच्छी सी केयर प्रोवाइड कर रही है जिसमें वो उसकी फैमिली मेंबर की तरह उसकी केयर के लिए होती है, लेकिन फिर भी उसी की तरफ से हमें रिस्पेक्ट ना मिले या नर्स को रिस्पेक्ट ना मिले, तो नर्स के लिए सबसे ज़्यादा ये एक तरह से उनके लिए सबसे ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब होने वाली बात होती है। अगर एक नर्स आपको पूरी तरह से केयर दे और उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो फिर नर्स अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब और केयर प्रोविजन के टाइम पे अपने आप को वैसी केयर मरीज को मुहैया नहीं कर सकती जैसी वो कर सकती है या करना चाहती है। तो सबसे पहले एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट आता है। सेकेंडली, जो ट्रेनिंग्स इस वक्त नर्सिस को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं या फिर प्राइवेट इदारों में प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो पूरी तरह से प्रॉपरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे अगर नहीं खर्चा करता है जो भी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट है, तो नर्स की ट्रेनिंग कम होने पे नर्स अपने आप को वैसे साबित नहीं कर पाती है जैसे नर्स का एक रुतबा है। इस वक्त माशरे में नर्सेस को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली देखा जा रहा है, जिस तरह से उसके शोबे में भी तरक्की हो रही है। तो अगर उसको प्रॉपरली टाइमली अपडेट और नॉलेज अपडेट वो कर सके ट्रेनिंग्स के जरिए, तो वो और अच्छे से अपने आप को साबित कर सकती है। राइट। अच्छा सुमेरा साहिबा, जिस तरीके से हम नर्सेस की स्ट्रगल्स को हाईलाइट कर रहे हैं, आप बता रही हैं, क्यों ऐसा होता है कि नर्सेस को इग्नोर किया जाता है? और एक आम सा तासुर अगर एक पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का देखें तो वो ये होता है कि शायद जो नर्स है वो मामलात को उनके लिए मज़ीद उलझा रही है या फिर उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। ये जो असर है इसको ज़ायल कैसे करना है? और बेसिकली जब एक पेशेंट की केयर के लिए
लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको दूर रखा जाता है उस पेशेंट से, तो एक जो नर्स है उसी का इमेज ख़राब होता है। हालांकि वो सिर्फ उस पेशेंट की हेल्थ को कंसिडर करते हुए, जहन में रखते हुए वो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेती हैं। तो इस असर को ज़ायल कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि अक्सर नर्सेस को ही इल्ज़ामात दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स नर्स ही फ्रंट फेस होती है पेशेंट की केयर में, और जब पेशेंट की केयर के दौरान कभी कभी हमें पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है। उसमें जब हम अपने जितने भी वहाँ पर पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर इस वक्त प्राइवेसी की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़्यादा शोर ना करें, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर हमें उस फैमिली को समझाने के लिए डिफरेंटली उनको बताना पड़ता है कि आप थोड़ा बाहर वेट कर लें, जिसपे ऑफ कोर्स पेशेंट के जो अटेंडेंट या फैमिली होती है वो कंसर्न्ड होती हैं, इसलिए वो अलग तरीके से रवैया उनका नर्स के सामने होता है। लेकिन नर्स का काम उसमें यही होता है कि मरीज को समझाया जाए और बेस्ट से बेस्ट केयर प्रोवाइड की जाए पेशेंट को। राइट, तो जी कंटिन्यू कीजिएगा। सेकेंडली, अगर आपने जैसे बात की कि फिर नर्स को ही क्यों गलत साबित किया जा रहा होता है, तो ऑफ कोर्स नर्स जब पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होती है तो वो अपने आप को ये साबित करने में नहीं लगी होती कि मैं सही हूँ, वो ये देख रही होती है कि नर्स की पेशेंट की केयर करनी है और पेशेंट पे ही पूरी तवज्जो देनी है। अटेंडेंट्स या फैमिलीज अपने अपने जो भी उनके ख्यालात या तासुरात हैं वो ऑफ कोर्स जाहिर कर रहे होते हैं अक्सर, लेकिन पेशेंट केयर उसके लिए सबसे प्रायोरिटी होती है। डेट इज वाई वो पेशेंट केयर में इतनी इन्वॉल्व होती है कि फैमिली मेंबर्स को एट टाइम्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हालांकि अब जब कहें कि जो इस वक्त दौर चल रहा है, जितनी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, जितनी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, अब नर्स अच्छे से फैमिलीज को भी एक्सप्लेन कर रही है और ये नजरिया थोड़ा थोड़ा बदलता जरूर जा रहा है, लेकिन और इसको बदलने की जरूरत के लिए ऑफ कोर्स एक तमाम माशरे को एक होने की जरूरत है। बिल्कुल, यही बात आपसे करने वाला था कि हमने तो देख लिया कि नर्सेस की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है आज के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन जो आवाम है जो वहाँ इलाज मुआवजे के लिए आते हैं उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए कि उनका रवैया क्या होना चाहिए नर्सेस के साथ? Of course, patient family education is also very important. Of course, हमें उनको भी समझाना ज़रूरी है कि ये मरीज़ अगर जिस भी मसले के साथ आया है, दिल के मसले के साथ है या गुर्दे के मसले के साथ है या कोई भी उसको XYZ इशू है, तो नर्स और डॉक्टर को बहुत अच्छे से फैमिली को समझाने की ज़रूरत है कि ये स्टेप्स आपके पेशेंट के साथ हम लेंगे, इसमें इस स्टेप के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जितनी पेशेंट को फैमिली को एजुकेशन दी जाएगी उतना उनका जो रद्द अमल है वो बहुत ही पोलाइट रहता है। तो पेशेंट फैमिली एजुकेशन इज़ ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, बहुत शुक्रिया सुमेरा अकबर साहिबा, आप हमसे बात कर रही थी। ख़ास तौर पर नर्सेस का जो आलमी दिन है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। जो जितनी स्ट्रगल्स एक नर्स कर रही होती है एक पेशेंट की हिफाजत के लिए, वो डेफिनेटली कभी भी हाईलाइट नहीं होती। उनको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। आज के दिन को मनाने का मकसद ये है कि उनकी खिदमात को सराहा जाए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। ढाका टेस्ट की बात करें, बांग्लादेश ने 9 विकेटों पर 240 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। पाकिस्तान को अब जीत के लिए 268 रन का टारगेट दे दिया है। 78 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। अब देखना यह है कि हम चेस कर पाते हैं या नहीं। ये जो सिचुएशन अभी बनी है, पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन्स दरकार हैं और बांग्लादेश ने इनिंग्स जो है अपनी वो डिक्लेयर कर दी है। और जिस तरह के मैचेस अभी तक हो रहे हैं, अगर हम चौथे रोज़ की बात करें तो बारिश से वो खेल मुतासिर रहा और फिर कम रोशनी हुई, मैच पहले ख़त्म कर दिया गया, 37 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हुआ। आज आखिरी रोज़ है इस मैच का। इसी पर हम बात करते हैं। सैयद मोहम्मद उवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें इनिंग्स डिक्लेयर कर दी गई है और 268 अब हमें दरकार है रन्स। तो आपको क्या लगता है, कर लेंगे चेस? देखिए, आसान तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप चौथी और पांचवें दिन की बात करते हैं, खास करके पाकिस्तान का एक हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड रहा है कि हम स्ट्रगल करते हुए हमारी बैटिंग आपको नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पिनर को खास करके बड़ा तरीके से खेलना पड़ेगा स्ट्रिकी विकेट के ऊपर। पाकिस्तान की आज का जो दिन था बड़ा ज़बरदस्त रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस टेस्ट मैच के अंदर
वापसी के, क्योंकि एक दफा लग रहा था कि शायद 350 या आज दोपहर लंच तक जो सा ये बांग्लादेश खेलेगी फिर जाके पाकिस्तान को टाइम देगी। तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि पाकिस्तान इस वक्त मैच जीत सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा ना कि इतना आसान होने वाला नहीं है। आपके ओपनर्स के ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी होगी। अजान अवैस ने पिछले इनिंग्स में भी 103 उसने स्कोर किया था। इमाम की बात करें, उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप आपको नजर आई अब्दुल्ला फाजिल के साथ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसको किस तरीके से काउंटर करे, क्योंकि यहाँ पर एक चैलेंज क्या है कि आपके 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है अगेंस्ट नाहिद राना, राइट आर्म पेसर, और मेहदी की बात करें जो कि उनके स्पिनर है। तो इन दोनों को काउंटर करना थोड़ा सा जरूर पाकिस्तान के लिए प्रोएक्टिवनेस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। वेरस पाकिस्तान अल्लाह करे, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैच जो सा आपके नाम हो, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है, उस दिन भी मेरे शो में एक बांग्लादेश के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आजकल बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो रेन अफेक्टेड जो सा मैच है वो जरूर होगा। ये अभी भी पैचेस के अंदर आज भी बारिश है और जो अगला मैच आपने खेलना है वो होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस मैच के अंदर जीत के साथ अगले मैच में एंटर हो। बिल्कुल ठीक है अवैस, तो इस वक्त कितना रिलाई करेंगे आप आजान और अब्दुल्ला पे, जिन्होंने पिछली इनिंग्स में जो है अच्छा स्कोर किया था? देखिए पिछले मैच में मैंने कहा ना कि मेहदी हसन एक ट्रम्प कार्ड थे इनके लिए, क्योंकि जब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करते हैं, जब आपके पास 7 लेफ्ट हैंडर्स हों तो राइट आर्म ऑप्शन आपके पास हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। 5 खिलाड़ी उन्हें तब भी आउट किए थे, लेकिन पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्टांस था वो बड़ा एक जबरदस्त था। जब वो इमाम की बात करें, आप अजान अवैस की बात करें, जो एक स्ट्रगल फेज के अंदर उन्होंने जाके एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, क्योंकि इससे पहले आपको याद हो हम यही बात कर रहे थे 413 स्कोर आसानी होने वाला पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अजान इस वक्त न्यू है टेस्ट स्क्वाड के अंदर। अब्दुल्ला फाजिल की बात करें, वो T20 मोड से आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापस आ रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ओपन को लेके चली थी, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर जो एकदम कोलैटरल डैमेज हुआ, आप सलमान अली आगा की बात करें, आप बात करें इस वक्त साउथ शकील की बात करें, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं साउथ, क्योंकि आपको याद हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी उनकी आज सच को परफॉर्मेंस नहीं थी। कप्तानी के अंदर भी ले लें, बैटिंग के अंदर भी ले लें, शान मसूद शायद वही चीज मुझे लग रही थी कि अभी भी T20 मॉडल से शिफ्ट गियर करना टेस्ट के अंदर आसान नहीं होता, वो भी फ्लॉप नजर आपको आए थे। रिजवान जितने प्रेशर से गुजरे हैं PSL के अंदर, लेकिन आके परफॉर्म किया विद विकेट कीपिंग स्किल्स, आपको वो वीक नजर आए। सलमान अली आगा ये बेस्ट उनके लिए टेस्ट अपना है, वनडे की बात करें, टेस्ट स्क्वाड की बात करें, परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इनिशियली कैसा अच्छा स्टार्ट देता है। फॉर मी फिर मैं कहूंगा जो आपके टॉप 3 बैट्समैन है, खास करके चेस के अंदर इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि आपने ड्रॉ के लिए जाना है या आपने जीत के लिए जाना है, क्योंकि बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान के पास सुनहरा मौका है इस वक्त कि आप इसको जीत सकते हो मैच को, लेकिन स्पिनर वर्सेस 7 लेफ्ट हैंडर्स ये टफ थोड़ा जरूर होगा। राइट अच्छा, वह साथ ही मौजूद रही जायद महमूसा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जायद साहब, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है, और आपको लगता है कि हमारी टीम के लिए आसान होगा 268 का जो हमारे पास हदफ है उसे चेस करना? देखें, पहले तो थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंतो का, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था कि क्या वो बोल्ड फैसला करेंगे और पाकिस्तान को जीत के लिए इतना टारगेट देंगे। तो आज उन्होंने, हालांकि उनकी 1 विकेट बाकी थी, मुमकिन है वो कोशिश करते कि 10, 15 या 20 रन का इजाफा कर लेते, लेकिन उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दिया। तो इससे पहले आपको ये भी याद कराऊं कि गुज़श्ता रात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अली आगा आए थे, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 260 तक अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। हालांकि आसानी से जीतने वाली बात कोई इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि जैसी आज नुमान अली ने बॉलिंग की है और 3 विकेट उन्होंने आज ली हैं, और सबसे अहम विकेट तो मेरा ख्याल है उन्होंने नजमुल हसन शंतो को LBW आउट किया, जो 87 रन बना चुके थे, और पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 101 रन बनाए थे, सेंचुरी बनाई थी। तो नुमान अली ने अच्छी की है, लेकिन उनके पास मेहदी हसन मिराज मौजूद हैं जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेट ली, फिर ताजुल इस्लाम ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मोहतात होकर खेलना पड़ेगा, और फिर जाहिर आपको इल्म ही है कि कल भी बारिश ने रंग में भंग डाला था और काफी वक्त ज़ाया किया था। आज भी जो है वो अगर प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की देखी जाए तो बारिश का चांस हो सकता है, लेकिन एक मैच इंटरेस्टिंग जरूर कर दिया है खास तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने, और फिर बांग्लादेशी कप्तान ने डिक्लेयर करके। आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने हालांकि चांसेस मिस किए हैं, आज रिजवान ने एक आसान स्टंपिंग का चांस भी मिस किया, लेकिन बॉलर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। नुमान अली ने 3 विकेटें ली हैं, और हसन अली ने 3 विकेटें ली हैं, शाहीन ने 2 विकेटें ली हैं, एक अब्बास ने आउट किया था। तो कहना चाहिए कि 5वां दिन है और इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा आज।
राइट तो अवैस आप हमारे साथ ही हैं, बताइएगा कि इस वक्त विकेटों की बात हो रही है, हम देख रहे हैं स्कोर की तो भरमार है दोनों जानिब से, पहली इनिंग्स में भी हुआ, दूसरी इनिंग में भी हमें दिखाई दे रहा है। खासकर कप्तान की बात कर रहे थे जाहिद साहब, तो कप्तान की अगर बात करें तो बांग्लादेशी कप्तान जो हैं उन्होंने तो अपनी इनिंग्स तक ही महदूद रखा है। जाहिद साहब आप ही बताइएगा, अपनी इनिंग्स खेलने के बाद जो है टीम डिक्लेयर कर दी उन्होंने, तो आपको लगता है ये एक अच्छा और दुरुस्त फैसला था उनका? नहीं, अपनी इनिंग्स खेलने के बाद नहीं, वो तो इससे काफी पहले आउट हो गए थे। बाद में बाकी बैट्समैन भी आउट हो रहे थे। अब उनको लगता था कि शायद अगर वो लंच से पहले पाकिस्तान को चांस नहीं देंगे तो फिर ये ना कहा जाए कि बुज़दिल कैप्टन है, उन्होंने अच्छा फैसला नहीं किया और पाकिस्तान को या अपने जीत के रिस्क को कम कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है, बोल्ड फैसला है, क्योंकि नजमुल हसन शंतू जब से कैप्टन बने हैं वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने शानदार बैटिंग की है, जबकि एक एंड से आपको पता है उनकी विकेटें गिर रही थी। दूसरी इनिंग्स में सिवाय मोमिन उल हक ने जिन्होंने 56 रन बनाए थे और कोई बड़ी लंबी इनिंग्स खेल नहीं सका पाकिस्तानी बॉलर्स ने, काफी अच्छी बॉलिंग की है। तो ये कहना कि नजमुल हसन शंतू ने अपने लिए इनिंग्स खेली है, ये मुनासिब नहीं होगा। राइट अच्छा जाहिद साहब, वैसे ये जो मोमिन उल हक और शांतु हैं पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक के लिए वाकई दर्द-ए-सर बने भी रहे हैं इसके अंदर। अच्छा बताएं कि जो अजान और अब्दुल्ला हैं उन पर किस हद तक हम इन्हिसार कर सकते हैं, या उनसे एक्सपेक्टेशंस अभी हमारी कितनी बढ़ गई हैं उनकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी उसके बेस पर? देखिए, अजान ने तो आपको पता है 103 रन बनाए थे, सेंचुरी बनाई, बहुत ही उम्दा खेले, बल्कि आप इमाम को शायद इग्नोर कर रही हैं, वो भी अच्छा खेले, 45 रन बनाए थे। फिर अब्दुल्ला जो जिनका पहला टेस्ट था, अब्दुल्ला फजल ने 60 रन बनाए। लेकिन इनके बाद मैं समझता हूँ शान मसूद और सऊद शकील जो मंजे हुए तजर्बाकार, इंतहाई तजर्बाकार हमारे मिडल आर्डर है जो नहीं चल सकी पहली इनिंग्स में, आज के मैच में उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की 7-8 नंबर तक बैटिंग लाइन है और अमूमन टीमें 6 तक बैट्समैन रखती हैं। पाकिस्तान ने बड़ा मोहतात खेला था, शायद एक बॉलर भी कम खिलाया था, इसलिए जो मिडल आर्डर है पाकिस्तान की, क्योंकि अजान और अब्दुल्ला फजल पहली इनिंग्स में लगता था उन्होंने इतना प्रेशर लिया नहीं जितना डेब्यू पे अमूमन हमारे नौजवान क्रिकेटर ले लेते हैं। इमाम साहब तजर्बाकार हैं और अजान अवैस ने जब बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने भी कहा था कि मुसलसल इमाम उनका हौसला बढ़ाते रहे, उन्हें करते रहे। उनको सर पे आपको याद होगा हेलमेट पे नाहिद राना की एक तेज बाउंसर गेंद भी लगी थी और इसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और अपना खेल जारी रखा। तो उनसे भी उम्मीदें तो हैं टॉप 3 से, लेकिन मैं समझता हूँ शान मसूद और सऊद शकील और फिर आगे सलमान आगा और रिजवान ने जिस किस्म के खेल का मुजाहरा किया था, इस वक्त मैच 50-50 है। अगर पाकिस्तानी उनके स्पिनर्स को अच्छी तरह से खेल गए और 5वीं इनिंग्स में आज के दिन में नाहिद राना भी खतरनाक हो सकते हैं, तो मुहतात अंदाज में इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा और चांस है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। राइट जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट के हवाले से थी वो आपको उस मुतालिक आगाह किया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम क्रिकेट की बात कर रहे थे। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो पहला टेस्ट है उसकी बात हो रही थी, तो जीत के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 268 रन का हदफ दे दिया है और उसका ताकुब किया जा रहा है। 78 जो ओवर्स हैं उसमें ये ताकुब किया जाएगा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 4 स्कोर किया गया है और उस पर 2 रन बनाकर ही इमाम उल हक आउट हो गए, 5 पर 1 आउट हो चुका है। तो इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी जो है ना गंभीर नजर आ रही है। आखिरी की तारीफ हो रही थी अभी बस ब्रेक पर जाने से थोड़ी जाहिद साहब कह रहे थे कि हम भूल गए, हमने याद किया, तो बल्कि उन्होंने खुद याद करवा दिया कि इमाम उल हक जो है ना वो खेल रहे थे। चले खैर, ये विकेट गिर गई है। इस वक्त आजान और अब्दुल्ला जिसका जिक्र पहले हम कर रहे थे, तो उनको तो नजर बद से बचा के रखे अल्लाह ताला ताकि मैच हम जीत सके, क्योंकि इस वक्त उन पर काफ़ी तकिया किया हुआ है हमने। और जो पहली इनिंग्स थी उसमें भी आजान और अब्दुल्ला की काफ़ी बेहतर कारकर्दगी। जिस तरह से ओवैस कह रहे थे ये आसान नहीं होने वाला है, तो लेट्स सी कि क्या होता है और क्या हम चेस कर पाते भी हैं या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।